को सम्मानित किया जा रहा है। स्नातक में बुलाना चाहूंगा दिनेश प्रजापत पुत्र श्री बेराराम जी प्रजापत। इन्होंने बीएससी में 76.50 अंक प्राप्त कर अपने गांव और समाज का नाम रोशन किया। दिनेश प्रजापत पुत्र श्री बेराराम जी प्रजापत निवासी गढ़ीवा। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नंदाजी गुप्ता, सुभाष जी, किशोर जी दुलेपुरा और सीताराम जी बोले से निवेदन की वो मंच में आई और 5 प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। दिनेश के बाद में बुलाना चाहूंगा दियाना प्रजापत पुत्र श्री दामोदर जी प्रजापत। इन्होंने बीएससी में 75.33 अंक प्राप्त किया। निवासी चाड़वास। जियाना प्रजापत पुत्र श्री दामोदर जी प्रजापत निवासी चाड़वास। अगर जियाना या उसके परिवार से कोई प्रश्न है समझ में आई। आगे मैं बुलाना चाहूंगा मनोज प्रजापत पुत्र श्री मनोहर लाल जी प्रजापत। इन्होंने बीएससी में 75.27 अंक प्राप्त किए हैं। मनोज प्रजापत पुत्र श्री मनोहर लाल जी प्रजापत। हॉल से बाहर जो भी खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन कि वो हॉल में अपना स्थान ग्रहण करें। आपको एक बार फिर बता दें कार्यक्रम अपना है। अपने कार्यक्रम में अपनों को ही शांतिपूर्वक कार्यक्रम को संपन्न करवाना है। अपनों के कार्यक्रम में ये बार बार नहीं बोलना पड़े कि हॉल में अपना स्थान ग्रहण करें। आगे मैं बताना चाहूंगा श्रवण कुमार पुत्र श्री रतनलाल जी प्रजापत। उन्होंने बीएससी में 72.66 अंक प्राप्त किया। निवासी घाटन। श्रवण कुमार पुत्र श्री रतनलाल जी प्रजापत। अगर श्रवण कुमार या उसके परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच में बुलाएं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा सोनू गोबरिया पुत्र श्री पन्नालाल जी गोबरिया। इन्होंने बीएससी में 76.61 अंक प्राप्त किए हैं। सोनू गोबरिया पुत्र श्री पन्नालाल जी गोबरिया निवासी दलीवा। आगे प्रतिभा बुलाना चाहूंगा भारत चावला पुत्री श्री सीताराम जी चावला। इन्होंने बीए में 72.17 अंक प्राप्त किए हैं। इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा मैडम विजय कुमार जलानिया, धनाराम जी प्रजापत और गोपाल जी चावला की प्रतिमाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। भारतीय चावला पुत्र श्री सीताराम चावला ने 71.17 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद रामानंद भूरिया पुत्र श्री मंगाराम जी बीएससी में 69.33 अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। इसके बाद घनश्याम प्रजापत पुत्र श्री श्रवण कुमार जी प्रजापत। इन्होंने बीएससी में 68 अंक किए हैं। घनश्याम प्रजापत। इसके बाद पूजा गोबरिया पुत्र श्री रामनाथ जी गोबरिया।
पुत्र श्री संपतमल जी प्रजापत, इन्होंने बीए में 68% प्राप्त किए हैं। निवासी नायक भी बने। दूसरे प्रजापत आगे मैं बोलाना चाहूँगा राहुल प्रजापत पुत्र श्री चंद्रमन जी प्रजापत, इन्होंने बीएससी में 66.44% प्राप्त किए हैं। निवासी रानी कुमारा, जोरदार तालियों से अभिवादन। सीताराम जी गोबरिया और गोपाल जी सफला, किशोर जी दुर्लभिका से निवेदन करूंगा योग प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। आगे मैं बुलाना चाहूंगा शंकरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जी प्रजापत, इन्होंने बीए में 65.88 प्राप्त किए हैं। शंकरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जी प्रजापत, निवासी रानी कुमारा। उसके बाद बुलाना चाहूंगा प्रियंका प्रजापत पुत्र श्री गणेशाराम जी प्रजापत, इन्होंने बीए में 62.50 अंक प्राप्त किए हैं। निवासी चारणवास। प्रियंका प्रजापत पुत्र श्री गणेशाराम जी प्रजापत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा संजीव प्रजापत पुत्र श्री शंकरलाल जी प्रजापत, इन्होंने बीए में 62.33 अंक प्राप्त किए हैं। निवासी दड़ीवा। संजीव प्रजापत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा कमल कुमार प्रजापत पुत्र श्री परशुराम जी प्रजापत, इन्होंने बीए में 61.94 अंक प्राप्त किए हैं। निवासी दड़ीवा। कमल कुमार प्रजापत। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा इंदिरा प्रजापत पुत्र श्री रामनारायण जी प्रजापत। इंदिरा प्रजापत पुत्र श्री रामनारायण जी प्रजापत, इन्होंने बीए में 61.83 अंक प्राप्त किए हैं। निवासी दड़ीवा। प्रतिभाओं से निवेदन कि वो सम्मानित होने के बाद घर पे न जाए। कार्यक्रम आपका अपना है। ये कार्यक्रम प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ साथ इनको मोटिवेट करने के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है। आगे जाके हमें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिभा सम्मानित होने के बाद वो घर जाए। संदीप प्रजापत पुत्र श्री शंकरलाल जी प्रजापत। संदीप प्रजापत पुत्र श्री शंकरलाल जी प्रजापत। संदीप की बहन यहाँ उपस्थित है, इनका सम्मान करें। आगे मैं बुलाना चाहूँगा
आगे में application exam इन्होंने बीएससी में 61.1 अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा मोहनलाल जी प्रजापति कौशल्य प्रजापति पुत्री श्री रामेश्वर दास जी प्रजापति इन्होंने बीए में 61% अंक प्राप्त किए हैं। कौशल्य प्रजापति पुत्री श्री रामेश्वर दास जी प्रजापति। आगे मैं बुलाना चाहूंगा रामकन्या प्रजापति पुत्री श्री हरकाराम जी प्रजापति। रामकन्या प्रजापति पुत्री श्री हरकाराम जी प्रजापति इन्होंने बीए में 60.1 अंक प्राप्त किए हैं। स्नातक प्रतिभाओं की करीब एक बार यही विराम देते हुए हुआ है ये आगे होता है क्या बहुत अच्छी सी घोषणाएं की गई हैं। यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट की घोषणा की हुई है। जो प्रतिभागियां जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जो लास्ट तक यहाँ रहेंगे उनके लिए स्पेशल गिफ्ट की घोषणा की गई है। और एक और सूचना यहाँ पे कार्यक्रम में जो उपस्थित सभी के लिए नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है कि दोपहर का टाइम देके तो प्रतिभा सम्मानित होने के बाद घर चले जाएं। 2 साल के बाद बड़े लंबे समय के बाद ये हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है एक दिन सभी के
तो आपके बीच एक घोषणा हो चुकी है जो कि कार्यक्रम में घोषणा की हुई है। आइए कार्यक्रम में अतिथियों के भाषण के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाराम जी प्रजापत राजकीय पीसीबी माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ के प्रधानाचार्य जो हमारे इस कार्यक्रम में हर बार उपस्थित रहते हैं और शानदार बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। के चरणों में वंदन। आज के 7वें विधानसभा तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सीताराम जी, कुम्हार संगठन है उसके प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर जी दुल्लेपुरा जी, नवचयनित हमारे समाज की प्रतिभा विजय कुमार जी निराणिया, श्री ओम प्रकाश जी, नंदलाल जी, रामकरण जी, चंदा जी, हमारे समाज की ऐसी ही प्रतिभाएं। जीएसटी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा धमाल होता है जीएसटी के नाम से, और इसमें चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सुभाष जी, राजेश जी, हमारे समाज के मामासा और एक सफल व्यवसायी के रूप में श्री गोपाल जी, श्री मुकेश जी और पूरा सम्मानित मंच और युवा जो चेतना मंच है विधासर का, उसकी समस्त कार्यकारिणी, उपस्थित स्वजाति बंधुओं, बहनों और प्यारी प्यारी प्रतिभाओं, हर साल ये कार्यक्रम होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से ये गत 2 वर्षों से आयोजित नहीं हो रहा था। परिस्थितियों का बखान करके हम उससे विकट परिस्थितियों में पुनः नहीं जाना चाहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये कुछ अलग जरूर है, जैसा मैं हर बार वो कुछ कड़वी कड़वी बातें हैं वो कहता हूँ, कहूँगा तो आज भी, लेकिन कुछ अलग इसलिए है कि हमारे सामने मंच पे विधासर की प्रतिभा, सामने विजय कुमार जी निराणी हमारे सामने बैठे हैं और वो यहाँ मंच पर बैठे हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो किसी कारण से यहाँ मंच तक है वो नहीं आ सकी, लेकिन वो मंच पे आने के काबिल जरूर है, वो बन गई हैं। क्योंकि किसी भी तरह से 10वीं 12वीं बीए बीकॉम एमकॉम उसमें टॉप करना और टॉप करने के बाद में इस मंच पे आके इधर मुंह करके बैठना बहुत बड़ी बात है। वो होती है पढ़ना अलग चीज है, और पढ़ के उस काबिलियत को समाज के सामने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसको काम में लेना, क्योंकि मैं रोजी रोटी तो शब्द काम में ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको छोटे अर्थों में नहीं लेना है। ये सारी प्रतिभाएं पढ़ रही है तो ये पढ़ेगी तो जीवन में कुछ ना कुछ तो अपनी आजीविका का साधन तो ढूंढेगी ही ढूंढेगी। पढ़ना उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये एक अनिवार्य बुराई है कि हम उसकी तरफ जाएंगे, चाहे राजकीय सेवा से जाएं, चाहे व्यवसाय करते हुए जाएं या अन्य निजी व्यवसाय या निजी सेवा है वो करें, लेकिन ये काम हमें निश्चित रूप से करना है। इस कार्यक्रम की अलग बात यही है कि 5-6 प्रतिभाएं हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय सेवाओं में भी चयनित होकर हमारे समाज का नाम रोशन है वो कर रही है। तो उन सभी प्रतिभाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब असली जो बात है उस पर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये इधर देखो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बेटियों की फौज बैठी है, और इधर ये अल्पसंख्यक बेटे हैं वो बैठे हैं। बिल्कुल ये अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। माइनॉरिटी का आपको निश्चित रूप से है वो कोटा थोड़े दिनों में मिलने वाला है, और मिलेगा क्यों? मिल रहा था समाज में, बिल्कुल समाज में मिल रहा है जब हम ढूंढते हैं। हाँ, मैचिंग की जब बात आती है तो वो जमाना गया जब बेटी है वो नहीं मिलती थी। आज बेटे के लिए बेटी, योग्य बेटी नहीं मिल रही है। हम बहू की जब बात करते हैं तो हमें बहू नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है?
क्यों नहीं मिल रही? यहाँ भीड़ बैठी है, सुजानगढ़ में भीड़ बैठी है, रतनगढ़ में भीड़ बैठी है, पटियाला में भीड़ बैठी है, तो हमें फिर वो मैचिंग में समस्या क्यों आ रही है? ये इन बेटों को सोचना है। बेटियों में कमी नहीं है, हम उन बेटियों के बहू लाने के काबिल होने में शायद कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ये एक समाज की एक ज्वलंत समस्या है कि बेटी MA BEd है, नौकरी लग गई, अब हमें लड़का चाहिए। लड़का तो बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे लड़के 12वीं पढ़ेंगे, 95% लाएंगे, और लड़का क्या काम कर रहा है? सूरत है वो किसी बढ़िया के या अपने समाज का कोई आदमी है, उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। तो 95% वाला सूरत में किसी बढ़िया की नौकरी क्यों कर रहा है? नौकरी की आवश्यकता नहीं, बढ़िया की नौकरी की क्या आवश्यकता पड़ गई? नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब 95% आपके अंक हैं और आप अभी 20 साल के हुए हो और आपका घर भी आपको ये नहीं कह रहा है, किसी के घर की परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन आपका घर नहीं कह रहा है कि आप 20 साल में सूरत जाके 20,000 की 15,000 की नौकरी करो, लेकिन वहां भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो, क्योंकि घर में बापू भोजनालय भी एक होता है, बापू भोजनालय जब चलता है तो 15,000 रुपए हमें बहुत लंबी चौड़ी अमाउंट लगती है कि 15,000 रुपए मिलते हैं, सूरत में रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। वो 15,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है वो दिखती है, क्योंकि हमारी रोटी है वो बापू भोजनालय से चलती है। अपना अलग भोजनालय, अपना अलग भाषा खोल के देखो कि 15,000 रुपए की अमाउंट कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती है, कुछ नहीं आता है। मोबाइल है वो नहीं आता है 15,000 का आज की युवा पीढ़ी के लिए। हम तो 5,000 वाला मोबाइल ही रख लेते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी 5,000 वाला मोबाइल नहीं चाहिए, उसको 20,000 का चाहिए। 20,000 का होता है तो 25,000 का चाहिए। तो वो जो निजी व्यवसाय की मैं कतई आलोचना नहीं करता हूँ, मैं खुद सरकारी नौकर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ निजी व्यवसाय है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यवसाय अच्छा, अपना व्यवसाय बहुत अच्छा होता है। अपना मूंगफली का ठेला, अपने गाजर मूली का ठेला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। हमने वो अपने मालिक के रूप में शुरू किया है। हम उस ठेले को दुकान में बदल लेंगे, उस दुकान को शॉपिंग मॉल में बदल लेंगे, क्योंकि वो अपना है। इसलिए आप व्यवसाय के लिए पैसे कमाने की कतई जल्दबाजी नहीं करें। ये बेटियां इतनी बैठी है, और हमें बहुत ही शर्म तो शब्द काम में नहीं लेऊंगा, लेकिन यहाँ हर साल चंदा जी बैठती है। क्यों बैठती है चंदा जी? ये इन बेटियों के लिए सोचने वाली बात है कि हर साल चंदा जी बैठती हैं, तो अगली साल एक दो और भी तो ऐसी बेटियां हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अपना अलग मुकाम है वो हासिल कर लेती है। राजकीय कार्य भी हो सकते हैं और निजी व्यवसाय भी हो सकते हैं। बहुत सारी वो गृहिणियां, बहुत अच्छा है वो समाज में अपना मुकाम हासिल कर लेती है। तो चंदा जी जैसी अगली बार मैं चाहूंगा कि यह 5-7 प्रतिभाएं समाज में से और निकल के आए। अभी आर्ट्स में 95% वाली बेटी कौन सी है? 95% एक बेटी के आए थे, 94-95% वो आए थे। अब वो बेटी कहाँ बैठी है? वो बेटी एक ये मोमेंटो लिया, एक सर्टिफिकेट लिया, अपने घर चली गई। बस प्रतिभा सम्मान समारोह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल ये जो जितने बेटे बेटियां बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, ये अच्छी तरह सोच ले कि ये इतना बड़ा पोस्टर, इतना बड़ा छापोला भवन और आपको एक ये छोटा सा बैग है वो गोपाल जी के सौजन्य से दिया जा रहा है, ये प्रतिभा आयोजन करने का कतई उद्देश्य नहीं है। इसका मूलभूत उद्देश्य है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे निकले, और आगे निकलकर उनको कोई एक धरातल मिले, और जो गार्जियंस बैठे हैं वो भी ये सोच लें कि ये 100-150-200 रुपए का पुरस्कार का आयोजन है वो कतई नहीं है। हमने यहाँ GST ऑफिसर्स को, AN साहब को, GN साहब को, अलग अलग जो हमारी समाज की प्रतिभा व्यवसायी है उनको, राजकीय जो सेवा करने वाले हमारे जो साथी हैं उनको हमने क्यों बुलाया है? हम इतने बड़े नहीं है कि हमें ही बुलाया जाए और आप में से नहीं बुलाया जाए, ऐसी बात नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप में से निकलकर आप यहाँ भी आ सकते हैं। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, और हमें तो बहुत खुशी होगी कि हम यहाँ बैठे और यहाँ इतना लंबा चौड़ा मंच है वो बेटे और बेटियों से भर जाए कि जगह नहीं मिलेगी, और यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी तो हम यहाँ नीचे है वो बिल्कुल इस कारपेट पे हम बैठेंगे। लेकिन आप इतनी योग्यता तो लाओ कि यहाँ बैठने वालों की संख्या विधायक तहसील के लोगों की ज्यादा हो गई। अब यहाँ विधायक तहसील वाले तो 5-7 ही है। हाँ, विधायक तहसील वाले 5-7 ही है।
हम बाहर वाले आ गए, रतनगढ़ से आ गए, सीकर से आ गए, जयपुर से आ गए, तो हमें आप क्यों बुला रहे हो? हमें आप वो सामने बैठने वाले श्रोता के रूप में बुलाएं और विधासर के यहाँ बैठने वाले जो इतने व्यक्ति तैयार हो जाएं, इतने युवा और युवतियां तैयार हो जाए कि यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी। अब बोलूंगा तो सही, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे पता है हमारे अतिथि हैं वो बहुत दूर से हैं, लेकिन जब मुझे माइक दे दिया जाता है तो मैं माफी मांग लेता हूँ पहले। अब यहाँ बैठने के लिए आपको क्या करना है? बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम वाले कितने हाथ खड़े करना? बीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा, और 12वीं पास हो गए इस साल फर्स्ट ईयर में, वो भी साथ में हाथ खड़े करना। अब मैं आपसे पूछता हूं सीईटी, किस किस को पता है सीईटी? तो ऐसे यदि जागरूक रहोगे तो यहां तो जगह नहीं मिलेगी, हम भी बैठेंगे हर साल, बिल्कुल हर साल हम ही बैठेंगे यदि आपको सीईटी का नहीं पता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये गवर्नमेंट ने नया शुरू किया है। नया शुरू क्या किया है? विभिन्न विभागों में एक ही जो ग्रेड पे के पद होते हैं उनकी भर्ती के लिए एक कॉमन परीक्षा है वो शुरू कर दी गई है। उस कॉमन परीक्षा का बेस 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन, दो अलग अलग बेस है। 12वीं पास के लिए अलग भर्तियां हैं और ग्रेजुएट के लिए अलग भर्तियां हैं। और उस भर्ती की लास्ट डेट कल है 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस है, वो कल उस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो अपने कंप्यूटर के बहुत सारे जानकार वो साथी बैठे हैं, उनसे आप संपर्क कर लें, या आप संपर्क करें ना, आपके पास सबकी बायोडाटा आज की तारीख में है कि 12वीं कौन पास हुए और ग्रेजुएट किस किसने किया, तो आप संपर्क करें कि कल है वो, हमारी सहायता से आप वो आवेदन करें। एकदम सामान्य सी प्रक्रिया। और कईयों के तो दिमाग में ये कि मैं तो L1 की तैयारी कर रहा हूँ, बीएड वाले, कोई L2 की तैयारी कर रहा है, कोई लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए जब आप आवेदन कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सबके लिए पढ़ने का कंटेंट एक ही है। बाजार में बुक सेलर की दुकान पे बुक्स बेचने का एक सिस्टम बना हुआ है कि ये सीईटी सीनियर लेवल, उसका कवर चेंज किया, ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल, उसका कवर चेंज किया, ये कांस्टेबल भर्ती, उसका कवर चेंज किया, ये पटवार भर्ती, उसका कवर चेंज किया, ये वीडियो की भर्ती, और वो सारा का सारा कंटेंट वो बिकता जाता है, बिकता जाता है। और बाद सब में घूम के राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, बस वही घूम के सारा सब कुछ है वो हमें पढ़ना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये देखा कि बेरोजगार विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण होता है। कभी वो कांस्टेबल की भर्ती है उसका फॉर्म भरता है, कभी ग्राम सेवक का भरता है, कभी अन्य किसी एलडीसी का फॉर्म भरता है। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं और बेरोजगार को अलग अलग फीस देनी पड़ती है और अलग अलग उसको बुक्स है वो पढ़नी पड़ती है और अलग अलग कोचिंग में जाके वो पैसा देता है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने कॉमन टेस्ट है उसकी व्यवस्था कर दी कि आप एक फॉर्म भर दीजिए और उस फॉर्म के आधार पर जो मेरिट बनेगी 12 महीने तक वो मेरिट है वो कायम रहेगी और 12 महीने तक विभिन्न विभागों में गवर्नमेंट को जो भी आवश्यकता होगी उसी मेरिट के आधार पे आपका चयन है वो होता जाएगा। आपसे ऑप्शन भरवा लेंगे कि आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हो, आप पटवारी बनना चाहते हो, आप एलडीसी बनना चाहते हो, या आप वो हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हो। वो एक ही भर्ती से सारी सिस्टम है वो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो इसका आप है वो यदि आप लाभ उठाएंगे, तो यदि आप सरकारी सेवा में जाने के इच्छुक हैं तो आप उस पात्रता को पूरी कर रहे हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात आती है अपने साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं, 12वीं साइंस या बीएससी साइंस, बीएससी या एमएससी जो भी वो है साइंस वाले विद्यार्थी हैं, तो वो साइंस वाले विद्यार्थी अधिकांश तो यही टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये 12वीं वाले के हो सकता है, लेकिन बीएससी वाला तो कोई नहीं सोचता मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि वो उससे लेवल से आगे चला गया। तो जिसने बीएससी कर ली या जिसने बीए कर ली या जिसने बीकॉम कर लिया तो वो डॉक्टर इंजीनियर है वो नहीं बनेगा। अब उसको क्या बनना है, ये हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप गाइडलाइन वो ले लें कि मैंने बीएससी कर ली 85% से 78% का बीएससी का स्टूडेंट भी अभी हमारे बीच में से निकला था, लेकिन अब 78 वाले से पूछे कि तू क्या बनना चाहता है तो उसको पता ही नहीं, मैंने तो बीएससी कर ली।
बताओ कहाँ 78% वाला बीएससी अभी सर्टिफिकेट दिया था, सर्टिफिकेट लेके घर गया या गई। 78% के ऊपर यहाँ विद्यार्थी था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। 95-94% वाला विद्यार्थी अब यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने इस प्रतिभा सम्मान समारोह का संकीर्ण अर्थ निकाल लिया कि मुझे तो पुरस्कार मिल गया, तो वो पुरस्कार तो हम घर पे भी पहुंचा सकते हैं। जब आपके घर में है वो टोमेटो सॉस घर पे आ जाता है, आलू आपके घर में ऑनलाइन आ जाते हैं, तो ये पुरस्कार भी क्यों न अगली बार घर घर पहुंचा दो, क्योंकि यहाँ इनको सुनने के लिए तो टाइम किसी के पास है नहीं, तो सबका एड्रेस ले लो और घर पे पहुंचा दो, तो हमारा सबका टाइम भी बच जाएगा। ये उद्देश्य ही नहीं है पुरस्कार देना। जो हमारे अतिथि आए हैं उनकी बात को सुनना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना कि हम भी जीवन में कुछ है वो करेंगे, तो आप है वो अच्छे इंसान बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स का सम्मान करें, और जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उसमें कुछ न कुछ अलग करें। मैं बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी मुकाम बहुत कुछ है। सरकारी नौकर गोपाल जी सफल है, तो वो सरकारी नौकर तो नहीं है। हम सबको बिठा रखा है कि आप यहाँ बैठे रहो, पुरस्कार में दूंगा, सर्टिफिकेट में दूंगा, स्टेट का खर्चा में दूंगा, और ये चौपाला भवन बनाने के लिए जमीन भी मैं दूंगा। ये सरकारी नौकर तो नहीं है, ये बिजनेसमैन है। लेकिन बिजनेसमैन भी सफल बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ अपने बीच में सीताराम जी बोबरिया बैठे हैं, तो सीताराम जी ऐसे थोड़ी बन गए, ये नौकरी नहीं लगे इसलिए चेयरमैन बन गए, व्यापारी नहीं बने इसलिए चेयरमैन बन गए। इन्होंने जो भी फील्ड चयन किया है उस फील्ड में ये कामयाब हैं, वरना कौन बनाता है कुम्हारों को चेयरमैन इतने बड़े शहर में? कोई नहीं बनाता है। यदि कोई दूसरी जाति का सुन रहा है तो बुरा मत मानना, कोई नहीं बनाता है कुम्हारों को। जब तक कोई मजबूरी नहीं आती है तब तक कोई कुम्हार को वार्ड मेंबर नहीं बनाता है। जिस वार्ड में 50 घर कुम्हारों के होते हैं, 30 घर दूसरी जाति के होते हैं, वो 30 घर वाला है वो जीत के निकल जाता है हमारे बीच में से। उसके घर 30, हमारे घर 50, और 30 वाला हम में से किसी को तोड़ के ले जाता है और वो वार्ड मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन जाता है। तो सीताराम जी यदि बने हैं तो निश्चित रूप से इनमें कोई ना कोई काबिलियत है, और वो काबिलियत आप सबने पैदा की है। आपने इनकी पीठ और आपने इनका हाथ मजबूत किया है, तब यहाँ सीताराम जी यहाँ बैठे हैं, किशोर जी दुल्लेपरा यहाँ बैठे हैं। इनके पीछे समाज है, वो है। ये समाज के दम पे हर कहीं मंच पे जाके वो अपनी आवाज को बुलंद वो कर सकते हैं, और जहां इनको पहुंचना चाहिए था या वो नहीं पहुंचे, वो भी हमारी तो कमी है। जितना साथ हमें देना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों का, उतना साथ हम नहीं दे पाते हैं। उसके कारण से हम पीछे रह जाते हैं और साथ नहीं दे पाते हैं। कब नहीं दे पाते हैं? बात कोई लोकतंत्र में जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव के समय हम अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं। कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी का सपोर्टर है। बिल्कुल हम अलग अलग दलों के सपोर्ट है वो करें, लेकिन कम से कम दिखे तो ये सही कि भाई हम एक जगह हैं। और जब काउंटिंग हो उस समय धमाका हो कि इस वार्ड में इतने वोट है, वो कुम्हारों के कैसे आ गए, या कुम्हारों का जो उम्मीदवार है उसको इतने वोट कैसे आ गए, वो दिखता चाहिए। जब दिखता है तो उसका धमाका होता है। हमारा उम्मीदवार जीते हारे ये मैटर ही नहीं है, हमारे जब मत है वो दिखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हाथ मजबूत होते हैं, उनकी पीठ जब मजबूत होती है तो वो किसी भी मंच पे जाके हमारे समाज की जो आवाज है उसको आगे तक बुलंद है वो कर सकते हैं। और यहाँ जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकारी जो अधिकारी बैठे हैं, हम सरकारी अधिकारियों के पाँव नहीं है, बिल्कुल कहीं पाँव नहीं है। हम दूसरे लोगों के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, साहब वहाँ पोस्ट खाली पड़ी है, मेरा वहाँ ट्रांसफर करवा दो, चाहे कौन कुमार हो गया, ठीक है देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूँ। मैं मेरे हिसाब से किसी भी मैं वो जैसा भी मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ। मैं 70 किलोमीटर पड़ियारा से डेली अप डाउन करता हूँ। बिल्कुल निराश नहीं हूँ, बिल्कुल हताश नहीं हूँ। ये जगदीश बैठा है सामने, हाँ मौका आता है तो मैं पीटने में भी वो कोई बुराई नहीं समझता हूँ। समाज वालों को पहले वो पीटता हूँ, कारण उसको सुधारना जरूरी है। दुनिया सुधरती जाएगी, पहले समाज सुधरेगा तो हम वो सुधर जाएंगे। अब मैं वहां से दुखी नहीं हूँ, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। कोई आता है इधर उधर से हेरा मैं कह देता हूँ चल और देख गई, कारण कि मेरा वहाँ क्या वजूद है। मेरा खेत नहीं है, जमीन नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है,
अप डाउन में 70 किलोमीटर से करता हूँ, 100 किलोमीटर से कर लूंगा, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे पटियाला में 3 प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, 3 पटियाला में 3 प्रिंसिपल की पोस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मैं सभी जातियों के जो जनप्रतिनिधि है उनके पास जाके आ गया पिछले 2 महीने से, और सभी ये कह रहे हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ठीक है, कुमार है, जकन वोट दे जकन दे दी, अपन के मतलब है, वो नहीं होता है। ये जीएसटी ऑफिसर बैठे हैं ना, ये हाथ जोड़ते हैं, कुमारों के आगे नहीं जोड़ते हैं। दूसरे जातियों के जो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि, उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कारण कि हमारा तो कोई है ही नहीं किसके आगे हाथ जोड़े। आप में से निकल के तो आओ कि हम हैं प्रतिनिधि और हमारे हाथ नहीं, हम आपके पैर पकड़ेंगे, लेकिन ऐसी काबिलियत लेके तो आओ कि हम भी है वो आपके सर रख सके, हमारे लायक कोई काम है तो आप हमारे पास आइए। तो जनप्रतिनिधि बनो तो ऐसे बनो कि आप समाज को और दूसरी जातियों को भी आप वो दिशा दिखा सको कि नहीं, ये रास्ता इधर से जाता है, ये रास्ता इधर से जाता है, और हमारे लायक कोई काम हो तो हमारा कोई काम है वो हमें बताइए। तो ऐसे ही हमारी पहुंच है वो नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में हम आज भी बहुत कमजोर हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन जितनी हमारे बच्चों की टैलेंट है उसके हिसाब से नहीं है। हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, जहां अधिकारियों की आवश्यकता होती है वहां अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जहां जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है वहां जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है, और जहां वो सेल्समैन की आवश्यकता होती है वहां सेल्समैन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ अलग है वो हमें दम है वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम पूरे इस परिक्षेत्र में है वो दिखेंगे, वरना ठीक है नंबर आते जाएंगे, हम जाते जाएंगे, अगली बार फिर प्रोग्राम होगा, फिर वो 90% फिर आ जाएंगे, 95 पे वो आ जाएंगे। लेकिन ये मैटर नहीं है, 90, 95 जहां भी हम स्टैंड करते हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल करें। बच्चों का वर्तमान में 90% बच्चों का कोई लक्ष्य नहीं है, वो पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते हैं 10वीं कर ली तो 12वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ ली तो ग्रेजुएशन तो करेंगे, और क्यों करेंगे? बस करेंगे। एमए जिन्होंने किया है उनका कोई टारगेट नहीं है, बीए कर ली तो एमए तो करेंगे। ऐसे करते करते हमें वो कहीं है वो सामने आने लायक नहीं रहेंगे, बिजनेसमैन भी हम नहीं बन पाएंगे, सरकारी नौकरी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई जो लक्ष्य है उसका चयन हमने कभी किया ही नहीं। ये लड़के बैठे हैं, इन लड़कों में भी बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे भी हैं, लेकिन उनको भी हम अवसर नहीं देते हैं। ये क्यों भाग जाते हैं इधर उधर? इनको पकड़ के रखो कि नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, आप 2 साल है वो वहां जाओ और ये पढ़ाई करो, ये आपको कोचिंग करनी है, पैसे लगेंगे, वो पेरेंट्स देंगे। पेरेंट्स नहीं देंगे तो हमारे समाज में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई टैलेंटेड बच्चा 90% वाला बच्चा है वो कहे कि भाई मेरी कोचिंग की फीस 20,000 रुपये लगेगी, तो कौन मना करता है? समाज में जब यहाँ लाखों रुपए लगते हैं, ये करोड़ों का भवन बना हुआ है, तो कोई मैटर नहीं है 10-20 हजार रुपए। लेकिन न तो हम कहते हैं, और कहते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कोई टारगेट है वो है ही नहीं, हम केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए आप वो पढ़ाई को छोड़ो, लक्ष्य निर्धारित करो, और उस लक्ष्य के हिसाब से जब आप आगे वो बढ़ोगे तो निश्चित रूप से हम समाज में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अलग करके है वो दिखाएंगे। वरना प्रतिभा सम्मान समारोह 7 हो गए, 7 से पहले सुजानगढ़ में संयुक्त रूप से होते थे, वहां 15, 16, 20 के करीब हो गए, तो 25-26 समारोह तो हो गए। लेकिन उन 25-26 समारोह के बाद में कोई हमारी जो प्रतिभा है वो मोटिवेट होकर आगे जब तक नहीं आती है तब तक उसका कोई ये वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मुझे इस आयोजन समिति ने यहाँ आमंत्रित किया और इतनी लंबी देर तक मेरे हाथ में माइक रहा। यदि कुछ गलत शब्द का काम में उपयोग में हो गया है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अभिभावक हो, तो वो शब्द है वो मुझे वापिस है वो दे दें। और मेरी यदि कोई बात आपको चोट पहुंचा रही है तो उसको गांठ बांध लें, और अगली बार ये कहो कि चंदा मैडम के पास में जो 4 की कुर्सी लगी हुई है, इन 4 कुर्सियों पर हम महिलाएं, हम बेटियां यहाँ बैठेगी, तब मेरी चोट तो लगेगी, उसका भी कोई हिसाब रखा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों में बहुत अच्छी बातें बताई। सिर्फ इन बातों को सुनना और 1-2 दिन के लिए मानना, या ये कार्यक्रम हो रहा है उतने टाइम के लिए माना,
ये कोई प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है। सर ने हमें बताया यह प्रतिभा सम्मान समारोह हम एक मोटिवेट के रूप में करते हैं कि हम कक्षा 10 या कक्षा 12 या स्नातक या स्नातकोत्तर करने के बाद हम किस फील्ड में जाएं और आगे जाके हम क्या करें, या फिर मैं इस लक्ष्य पे जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इस लक्ष्य में जाने के बाद जाने के लिए मुझे क्या करना है। इसके लिए ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक जो प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए हमें जो सम्मान दिया वो ले लिया और समापन की घोषणा से पहले या फिर सम्मान मिलने के तुरंत बाद हम घर चले गए। यहाँ प्रतिभाओं से निवेदन कि आप जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हो उस लक्ष्य के जाने के लिए आप बाल बेचिया उपस्थित अतिथि या गवर्नमेंट सेवा में चयनित या जिस आप लक्ष्य पे जाना चाहते हो उसके लिए आप इनसे विचार विमर्श कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं इस लक्ष्य के जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के लिए हमने ये प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका लाभ हमें उठाना पड़ेगा, तभी आयु या अतिथियों को ये महसूस होगा कि वास्तव में प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह विद्यासर की प्रतिभाएं इसमें रुचि ले रही है। हमें पॉलिटिकल साइंस से किया है। भगवती प्रजापत पुत्री श्री रतनलाल जी प्रजापत पहले किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं थी, जो हमारे बीच उपस्थित हैं।